आतंकवाद पर एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत का दफ्तर सील हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच एनआईए की कार्रवाई भी देखने को मिली है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया है। यूएपीए मामले में एनआईबी की तरफ से कदम उठाया गया है। बता दें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 अलगाववादी संगठनों का एक समूह है, जिसका गठन 1993 में किया गया था। अलगाववादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अगस्त 2019 से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का राजबाग स्थित यह कार्यालय बंद है और ये बड़ी कार्रवाई एनआईए ने की। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत का दफ्तर सील किया है। इससे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर ने बीते वर्ष भी बड़ी कार्रवाई की थी। पीएफआई पर, सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध किया था। और लगातार जिस तरह से एनआईए आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है, क्योंकि मंशा यही है कि जो आतंकवादी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं, यहां उनकी कमर तोड़ी जाए। क्योंकि देखिए, आतंकी संगठनों को भी कहीं ना कहीं से जो फंडिंग है वो मिलती होगी, क्योंकि उनके पास पैसा कहां से आता है, ये बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। इतनी बड़ी संख्या में हथियार लाने के लिए और अन्य उपकरण लाने के लिए पैसा कहां से आता है। ऐसे में एनआईए इन पहलू पर लगातार जांच कर रही है, ताकि आतंकवाद पर एक बड़ा एक्शन लिया जाए और भविष्य में कोई भी आतंकवादी घटना ना हो और मासूमों की जान यहां नहीं जाए। भारी सुरक्षा के बीच एनआईए का बड़ा एक्शन, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में एक्शन हुआ है। ऐसे में सुरक्षा एनआईए को मिलना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एनआईए की टीम भी वहां पहुंची होगी और इसके इनपुट जब मिले थे, इस तरह से जो लगातार इनपुट मिल रहे थे एनआईए को, और उसके बाद हुर्रियत का दफ्तर सील किया गया है। भारी सुरक्षा के बीच एनआईए की कार्रवाई हुई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां तैनात किए गए होंगे सुरक्षा के लिहाज से। और अगस्त 2019 से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का राजबाग स्थित यह कार्यालय बंद पड़ा है। हालांकि बंद ये 2019 से पड़ा है और एक्शन अब इसका 3 साल बाद करीब हुआ। यूएपीए मामले में एनआईए की तरफ से ये कदम उठाया गया है। हालांकि गठन इसका 1993 में हुआ था और देखिए, गठन के करीब 20-25 साल बाद इस तरह का कदम यहां उठाया गया है। क्या है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये भी आपको जानना जरूरी। इसका जो गठन है वो 1993 में किया गया था। अलगाववादी संगठनों का एक समूह है, 26 अलगाववादी संगठन इससे जुड़े हुए हैं और ऐसे में ये कार्रवाई अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हालांकि कोशिश यही है हमारे सेना के जवानों की कि इन घटनाओं को और ये जो आतंकवादी इसमें शामिल हैं उनको पस्त किया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लाइव जुड़ गई हैं। अदिति, बड़ा एक्शन हुआ है, जहां बीते वर्ष भी एनआईए ने पीएफआई पर कार्रवाई की थी, अब हुर्रियत पर कार्रवाई की है। किस तरह से कार्रवाई अभी भी वहां जारी है, और क्योंकि ये भी जानकारी थी कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, क्या पूरी अपडेट अदिति? आपको बता दें कि हम हुर्रियत के उस सील्ड दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर ये सील किया गया है और एनआईए के अधिकारी लगभग आधे से पौन घंटा यहाँ पर मौजूद रहे। अंदर से तमाम चीज़ें जो देखी गई, एक कुछ गद्दा था वो बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं कि अभी नोटिस ऑफ अटैचमेंट भी एक तो गेट पर भी और उसके अंदर भी लगा दिया गया है। और आपको बता दें कि यही वो दफ्तर है जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे देश की अमन, चैन, शांति को खराब करता रहा। हमेशा वो जो अलगाववादी 26 संगठनों का ये पूरा एक संगठन रहा और यही वो जगह है जहाँ पर जब इसका गठन हुआ 1993 में, लेकिन सरकार ने जब अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई की और उसके बाद 2019 में इस दफ्तर को बंद कर दिया गया था। टेरर फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत एनआईए ने पहले भी यहाँ पर कार्रवाई की बात की, जांच के आदेश दिए और पटियाला कोर्ट, दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने इसको सील करने के आदेश पहले दे दिए गए थे। आपको बता दें कि यहाँ आज इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है टेरर फंडिंग के मामले में, यानी कि विरोधी देश जो भारत को, भारत की चैन को, अमन को खराब करना चाहते हैं, उनके साथ संलिप्त ये रहे। हमारे साथ अमित मिश्रा जी भी हैं। अमित मिश्रा जी, कैसे देखते हैं हुर्रियत का ये दफ्तर हालांकि बंद पहले से था लेकिन आज इसको सील कर दिया गया है, कितना बड़ा एक्शन?
अदिति, भारत सरकार का एक बड़ा एक्शन माना जाएगा और एनआईए को जो पुख्ता सबूत मिले हैं उस सबूत के आधार पर एनआईए ने आज यहां उसको दफ्तर को सील किया है, क्योंकि ये बातें पहले भी आई थी और यूएपीए के तहत जो टेरर फंडिंग की शिकायत पहले भी आई थी कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है खासतौर से हुर्रियत, इसको पड़ोसी मुल्क और दूसरे अन्य मुल्कों से फंडिंग की जा रही है और जिस फंड का उपयोग यानी दुरुपयोग हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो दुरुपयोग कर रहे थे यहाँ के युवाओं को भड़काने के लिए। और जिस तरह से लंबे समय से ये जो ऐसे संगठन है काम कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन इनका गठन 1993 में हो गया। आज हम 2023 में हैं, यानी कि इतने लंबे समय में आज अब क्यों कार्रवाई, क्यों 2019 में इसको बंद किया गया, उससे पहले क्यों काम नहीं हुए? इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हुर्रियत का एक बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, और जम्मू कश्मीर की राजनीति को हमेशा जो वोट बैंक की राजनीति होती आई थी उसको प्रभावित करती थी हुर्रियत। तो हुर्रियत के ऊपर जब भी एलिगेशन आते थे तब यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती थीं उसको वो दबाने की कोशिश करती थी। अब आप और हम सब जानते हैं 370 जिस तरह से भारत सरकार ने उसको हटाया है, उसके बाद से यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर जो दायित्व है वो भारत सरकार का सीधे रूप से हुआ है। तो अमित मिश्रा जी ये कह सकते हैं, शिखा आपसे भी, कि कहा कि जब जब भी इन पे कोई आंच आती थी तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी उसे दबा दिया करती थी। क्या ये वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पीडीपी या कहें तो उमर अब्दुल्ला एनसीपी, जो अभी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत को बदलने, नफरत को खत्म करने की बात कर रही हैं, जिन्होंने कभी भी उस नफरत को खत्म नहीं किया जो यहाँ पनप रही थी? ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो एनसीपी या पीडीपी का योगदान रहा है, आपने देखा होगा कि पीडीपी के ऊपर खासतौर से महबूबा मुफ्ती के ऊपर ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों के जो सरगना हैं उनके इर्द गिर्द थी। तो अब जाकर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि ये हुर्रियत के ऊपर शिकंजा अब तक क्यों नहीं कसा गया था। अब जब भारत सरकार का रुतबा जलाल यहाँ बढ़ा है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की राजनीति में उनका दखल ज़्यादा हुआ है, तो अब जाकर आप देखें कि जो टेरर फंडिंग जहाँ से होता था उस पर ही नकेल कसी गई है, और ये नकेल ऐसे वक्त में कसी गई है जब जम्मू कश्मीर में थोड़े दिन के बाद चुनाव होने हैं। कह सकते हैं शिखा, देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयां करनी जरूरी होंगी, क्योंकि देश में अमन चैन को एक बार फिर से बेहतर तरीके से स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इतने खूबसूरत कश्मीर, इतने खूबसूरत जम्मू में जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो बेहद दुखद चीज़ है, क्योंकि जब इफेक्ट आता है कश्मीर में, जब कुछ गतिविधि होती है कश्मीर में, तो शायद कन्याकुमारी में बैठा आदमी भी इस पर दहल जाता है। लेकिन सवाल है, एक बार फिर आपको बता दें कि यही वो हुर्रियत का ऑफिस है जहाँ से लगातार जब हम पिछले लंबे समय में, चाहे हम अपने कश्मीरी भाई बहनों की बात करें या हम अपने आर्मी की बात करें या हम देश के पॉलिटिकल स्थिति की बात करें, यही वो दफ्तर है जहां से उस स्थिति को खराब किया गया, एक बार नहीं दूसरी बार। और यही वो दफ्तर है जिसने विरोधी जो हमारे देश हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर अमन चैन खराब किया, और आज उसको एनआईए ने सील कर दिया गया है। और अब इसके अंदर एंट्री उस तरह से होगा, अगर गलती से भी इसके अंदर एंट्री हुई तो वो जेल मान्यता होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए काम कर रही है, जहां पे पिछले, क्योंकि 2019 से ये दफ्तर बंद हो गया था, तो कई गतिविधियां दूसरी जगह जाकर हो रही थी। तो नईम खान, अहमद खान जो हैं, जो मेन, जिसको हेड सरगना माना जाता है, जो टेरर फंडिंग के मामले में सबसे ज़्यादा जिनकर ऊपर कार्रवाई हुई, जिन पे तमाम ऐसे दस्तावेज आए हैं कि जिन्होंने टेरर फंडिंग के मामले में पहले बाहर से पैसे भी लिए, फिर पैसे आए भी, तो पूरा ट्रांजैक्शन उनके नाम पर है। तो अब इस दफ्तर को सील कर दिया गया है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। लेकिन इसके बीच आपको सवाल रहेगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो कि 9 मार्च 1993 में गठित हुई थी, लेकिन कहा ही जाता है कि जो भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय चरमपंथी संगठन है उनका ये प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन क्या इसके पीछे की वजह रही थी अदिति कि 2019 से ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो कार्यालय है वो बंद था, लेकिन कार्रवाई जो है 30 साल बाद की गई थी, तो 2019 में कार्यालय क्यों बंद किया गया था? क्या ये पूरी कहानी रही है, किस तरह से संगठन कार्य करता आया हुआ है? और जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई की है वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, यानी कि जानकारी पहले से थी कि आतंकवाद को कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्रेंस है वो सपोर्ट कर रहा है या फिर उसको फंडिंग कर रहा है। तो इस पर जो है पहले किस तरह से एक्शन लिए गए हैं, क्या पूरी कहानी है अदिति, ये आपसे साल दर साल समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल, देखिए हुर्रियत का क्या गतिविधि थी, ये शुरुआत से हर पॉलिटिकल पार्टी को पता था। लेकिन दरअसल कई बार रीजनल पार्टीज अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से सारे मोहरे चलते हैं। और आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर कई बार ये एलिगेशन भी लग चुका है कि जिस तरह की ये संगठन है, अलगाववादियों को आगे बढ़ाने की राजनीति वो हमेशा करती आई हैं। जब भी
शिकंजा कसा गया हुर्रियत के ऊपर, तब लगातार ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही हैं, महबूबा मुफ्ती की भी बात करें, जिन्होंने उनका बचाव उसमें लगातार करने की कोशिश की गई है। तो जैसा आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि क्यों इतना लंबा समय लग गया जब 2019 में इसको बंद कराया गया, क्यों 1993 से लेकर तब तक, क्योंकि तब तक उस बीच में बहुत बेहद बड़ा नुकसान हुआ और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का साथ भी रहा और उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हुआ या नुकसान, लेकिन इस देश का नुकसान हुआ। और उस बीच में राहुल गांधी जब ऐसा बयान दे देते हैं कि बाहरी लोग आकर इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर वही महबूबा मुफ्ती, वही जो एनसीपी के नेता हैं वो राहुल गांधी के चलते और नफरत खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन यही वो पार्टी, यही वो दफ्तर है जिन्होंने यहाँ पर देश में नफरत बढ़ाने का काम किया। और बिल्कुल अदिति, ये कहना गलत नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या इस देरी की वजह से कुछ मासूमों की जान यहां गई, इस वजह से गई? लेकिन आज एक बड़ी कार्रवाई एनआईए ने की। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका मैसेज जोड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।